नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा गुप्ता है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और एपिक्स हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ स्तन कैंसर के विषय में, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ कुछ जनरल कैंसर के बारे में। वैसे तो हर रोग अपने आप में बहुत गंभीर होता है, लेकिन जहाँ कैंसर की बात आती है आदमी के नीचे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आइए तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको इसके तथ्य के बारे में बता दूं। वर्ल्ड वाइड लगभग 2022 में जो एक ग्लोबोकॉन डेटा आया था, लगभग 20 लाख नए मरीज कैंसर के डिटेक्ट होते हैं, जिसमें से कि आधे यानी कि 50% अराउंड 10 लाख पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर से मर जाते हैं। अनुमानित ये है कि 2050 तक ये आंकड़ा जो कि अभी 20 लाख है, ये आंकड़ा पहुंचकर 35 लाख हो जाएगा। यानी कि हर साल नए मरीज जो कि कैंसर से पीड़ित होंगे वो 35 लाख होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और समाज इस गंभीर बीमारी से काफ़ी हद तक जूझ रहा है। तो अब चूँकि मैं आज स्तन कैंसर के बारे में बात करूँगी, तो स्तन कैंसर का जो इंसिडेंस है वो वर्ल्ड वाइड फीमेल में सबसे ज़्यादा अगर कोई कैंसर होता है तो वो होता है फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंडिया में भी इसका आंकड़ा पर 1 लाख विमेन में लगभग 26 महिलाएं स्तन कैंसर से हर वर्ष पीड़ित होती हैं और इसमें से आधी यानी कि अराउंड 13 फीमेल्स जो हैं पर 1 लाख, ये आंकड़ा पर 1 लाख के हिसाब से है, वो पर 1 लाख 13 फीमेल्स कैंसर से मर जाती। अगर स्पेसिफिकली इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ की बात करी जाए तो दिल्ली में इसका इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। यानी कि महिलाओं में दिल्ली की जो महिलाएं हैं उसमें 1 लाख में से अराउंड 41 फीमेल्स स्तन कैंसर से पीड़ित होती है। नेक्स्ट जो आता है वो है चेन्नई में, इसमें अराउंड 37 फीमेल्स पर 1 लाख स्तन कैंसर से पीड़ित होती हैं। थर्ड जो नंबर आता है वो है बेंगलोर की महिलाओं में, जिसमें ये आंकड़ा 34 है। और नेक्स्ट इन लाइन तिरुवनंतपुरम है, जहाँ पे ये आंकड़ा 33 फीमेल्स पर 1 लाख। तो ये कितना ज़्यादा है, मतलब दिल्ली में 41 है, तिरुवनंतपुरम में 33। ये आंकड़ा ये है ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे अनाथ होते हैं क्योंकि उनकी माँ जो है कैंसर से ख़त्म हो गई होती है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है जिससे वो ख़त्म होती है वो या तो ब्रेस्ट कैंसर होता है या सर्विक्स का कैंसर होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कैंसर से बच सकते हैं या ये होता क्यों है और किसको होता है, बाकियों को क्यों नहीं होता है। तो ये सबके मन में सवाल आते हैं। तो आज मैं बहुत छोटा बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में सब कुछ जाना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये कि क्या इस रोग से बचा जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल इससे बच सकते हैं। इसके प्रिवेंशन फैक्टर्स होते हैं। वो प्रिवेंशन क्या होता है, किस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो क्या आपको करना है, एक्सरसाइज डेली करनी है। दूसरा, आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है। तीसरा, आपको अगर आप मोर देन 49 ईयर्स के हैं तो हर साल आपको मैमोग्राफी करानी है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि मेनोपॉज के बाद काफ़ी कॉमन हो गया है फीमेल्स में, तो वो हार्मोन थेरेपी को कम से कम लेना है। तो स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है या कम करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक आप ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ये कैंसर होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे कि फीमेल जेंडर। फीमेल अपने आप में होना ही एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर उनमें फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है। मेल्स में भी होता है लेकिन उसमें इंसिडेंस जो है वो लेस देन 1% है। इट इज़ 1%, यानी कि 100 अगर पुरुष हैं तो उसमें एक पुरुष को ये कैंसर होगा। बनस्पत फीमेल्स में, जिसमें 4 महिलाओं में से एक फीमेल को ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये डिफरेंस है। तो फीमेल नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो होता है वो है आपका इंक्रीजिंग एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है और ये रिस्क 50 साल की महिलाओं में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है अर्ली मेनार्की। अर्ली मेनार्की मतलब कि मेंस्ट्रुएशन आपके 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो गए। और लेट मीनोपॉज यानी कि 55 ईयर्स के बाद में आपके पीरियड्स बंद हुए। तो ये जो पीरियड है
बिटवीन 12 ईयर्स से पहले का और 55 ईयर्स से बॉडी जो है हार्मोन से एक्सपोज हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, तो जितना ज़्यादा पीरियड हार्मोन से आपकी बॉडी एक्सपोज होगी उतना ज़्यादा ये रिस्क बढ़ेगा। नेक्स्ट इन लाइन जो है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। हालांकि जेनेटिक जो है लेस देन 5%, अराउंड 5 to 10% जेनेटिक कॉज होते हैं, 90 to 95% जो है स्पोरेडिक होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिक होंगे। नेक्स्ट है आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाली ब्रेस्ट कैंसर की हो। आपके परिवार में आपकी मदर को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है जो कि आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे आपकी मदर हो गई या मौसी हो गई, तो ये अगर कैंसर से पीड़ित हुई हैं तो आपको कैंसर होने का चांस है। ये नहीं कह रही हूँ कि होगा, बट आप रिस्क में, आप हाई रिस्क में आ जाते हैं उन महिलाओं के कंपैरिजन में जिनके घर में जिनकी माँ को या मौसी को या बहन को कैंसर नहीं हुआ है, तो आप हाई रिस्क पे हैं। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है आजकल चलन आ रहा है महिलाओं में कि लेट मैरिजेस करते हैं और लेट बच्चे भी पैदा करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, तो ये तीनों एक सीक्वेंस में हो गए। तो लेट मैरिजेस एंड 35-30 के बाद मैरिजेस की, लेट चाइल्ड बर्थ हुआ, आपकी जब एज थी फर्स्ट चाइल्ड बर्थ पे वो मोर देन 35 है, देन यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग दिस ब्रेस्ट कैंसर। आपका बेटा बच्चा हुआ और आपने उसको ब्रेस्ट फीड नहीं किया। रीज़न ये है कि जब आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में बन रहे हैं। जब आप लैक्टेशन करते हैं तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, ठीक है, तो हार्मोन डिपेंडेंस कम हो गया। तो इसीलिए जितना ड्यूरेशन आप लैक्टेशन करेंगे, जितना ड्यूरेशन आप बच्चे को फीड कराएंगे, उतना आप भी बचेंगे कैंसर से और आपका बच्चा भी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं अगर जो महिलाएं करा रही है तो उनमें ये रिस्क फैक्टर होता है। देन आफ्टर मेनोपॉज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो अब मेनोपॉज के बाद में बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस होने लगते हैं, फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगेन ये जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये ट्यूमर जो है हार्मोन डिपेंडेंट है, तो अगर आप एक्सटर्नल हार्मोन दे रहे हैं तो आप रिस्क बढ़ा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो कि आप कुछ हद तक कुछ को मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपके हाथ में है और कुछ को आप नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि कैसे मैं पहचानूं कि मुझे कुछ गांठ है, तो ये कैसी गांठ है, तो आपको एक बात बताऊं कि अगर 100 महिलाओं को गांठ है स्तन में, तो 90 महिलाओं को जो गांठ होगी वो कैंसर की नहीं होगी। इट इज़ ओनली कि 100 में से 10 महिलाओं को जो गांठ होगी वो कैंसर की गांठ निकलेगी, 90 की 90 जो है बिनाइन गांठ होती है जो कि कैंसर की नहीं होती है। तो आप अपने मन से पहले तो ये डर निकालें कि अगर आपको गांठ हो गई है तो मैं अब जाऊंगी तो मुझे कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है, 90% चांस है कि आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन आपको इसके लिए डॉक्टर के पास आना होगा। आप आइए, अपनी गांठ दिखाइए और डॉक्टर से मिलके अगर वो एग्जामिन करते हैं, एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। एक तो डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, दूसरा मैमोग्राफी जो कि एक तरीके का एक्सरे होता है स्तन के लिए, उसमें बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाता है अगर गांठ होती है तो। अगर उसमें सस्पिशियस होता है, सस्पिशियस का मतलब होता है कि अगर संभावना है कैंसर की, तो फिर उसमें से आपकी गांठ में से एक FNAC कर लेते हैं जो कि एक पानी की जांच होती है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो कैंसर है या नहीं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की सबसे पहला जो लक्षण अगर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर में, तो वो होता है गांठ का, ये सबसे पहला लक्षण होता है। तो आपके स्तन में या बगल में, स्तन या बगल दोनों में, क्योंकि बगल में भी एक ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाली स्तन में ही गांठ हो। अगर आपको बगल में भी फील होती है तो वो आप आके डॉक्टर से दिखाएंगे। दूसरा, मैं आपको इस गांठी के बारे में बता रही हूँ कि आपको कैसे फील करना है गांठ को। तो ये जो आपके 4 फिंगर्स का जो हैंड है, उससे आप खड़े हो जाएंगे शीशे के सामने और घड़ी जैसे चलती है, यानी कि 12 क्लॉकवाइज पोजीशन में, 12 बजे से 3 बजे से लेके 6 बजे तक या 9 बजे से फिर वापस 12 बजे तक, ऐसे फ्लैट ऑफ द हैंड, मतलब इस पाम से ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपने ऐसे करना है, इस फ्लैट ऑफ द हैंड से अपने स्तन को एग्जामिन करना है और बगल में भी एग्जामिन करना है।
तब आपको कोई अगर गांठ महसूस होती है तो वो आएंगे। और ये कब करना है, ये जांच जो है आप एग्जामिनेशन आप करते हैं, ये आप कब करना चाहते हैं, ये आप महीने में कोई भी एक दिन निश्चित कर लीजिए, उस दिन आप करिए। बेहतर ये होगा कि जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाए उसके 5वें या 6वें दिन पे करेंगे तो आपके ब्रेस्ट काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और उस समय करने से ये गांठ का पता अगर है तो जल्दी चल जाता है। तो ये कुछ बहुत सिंपल सी छोटी सी बातें थी, जो जानकारी थी जो मैंने आज आपको दी है। आगे इसका लक्षण क्या होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और उसका सर्वाइवल रेट क्या होता है, स्टेजेस क्या होती है, वो मैं आने वाले आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।